इस समय जो हालात वहां पे देख रहा हूं मैं, उसे देख के दिल टूट जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन एनीथिंग। देयर इज आर्सन, देयर इज राइट्स। इस समय इट इज द मॉब्स विच आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। कौन इनके पीछे है ये समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक स्टूडेंट अनरेस्ट ऐसा हो जाए ये सोचना मुश्किल है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, ठीक है, पर अभी भी आग उगल रही है, लावा गिर रहा है, और अब तो लूट, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है कि घर जलाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाल के मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। मेरा रिश्ता बांग्लादेश से बहुत पुराना है, जब वो ईस्ट पाकिस्तान होता था। 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया और 22 सॉर्टीज उन पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ और ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ मैं उड़ा। और मेरे पिताजी उस समय ब्रिगेडियर थे, वो तूरा से ढाका की तरफ अपने ब्रिगेड को लेकर आए और 12 दिनों में उन्होंने ढाका को कैप्चर करके लिबरेट किया। रेड क्रॉस ने उन्हें लिबरेटर ऑफ ढाका बुलाया। उनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेर, बाद में मेजर जनरल बने और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया इंडियन आर्मी ने। बांग्लादेश की हालत उस समय बहुत बुरी थी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड, रेप, किलिंग्स बहुत किया हुआ था, बहुत अत्याचार किया हुआ था। और बांग्लादेश के जो लोग थे वो यही चाहते थे कि आजादी चाहिए, और मुजीब साहब, शेख मुजीबुर रहमान, उनके फादर ऑफ द नेशन, बाहर से लड़ रहे थे। मुक्ति बाहिनी हिस्सा ले रही थी, इंडियन आर्मी के साथ आगे बढ़ रही थी, और अल्टीमेटली 14, 15, 16 को उन्होंने अपने हथियार हाथ खड़े कर दिए और इंडियन आर्मी वॉज विक्टोरियस इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ये कहानी 71 की थी। उस समय से अब तक मैं देख रहा था बांग्लादेश कैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्नति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। बीच में मुजीब और उनकी फैमिली की हत्या की गई थी। शेख हसीना उस समय बाहर थी। खैर, हर कंट्री में अपने पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं और बांग्लादेश में भी हुए। पर इस समय पिछले 10-15 साल से मैं ढाका 3-4 बारी हो आया हूं और मैंने हर साल वहां पे बड़ी अच्छी उन्नति, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और मैं बहुत खुश था कि हमारे बगल में बगल वाला देश बड़ा स्टेबल हो गया है। मेरे बहुत दोस्त बांग्लादेश में हैं, कुछ आर्मी से रिटायर्ड हैं, कुछ एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं, और अभी भी मेरा अच्छा संपर्क उनके साथ है। वो यहाँ हिंदुस्तान आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं, हम लोग बातें, अच्छा फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। पर इस समय जो हालात वहां पे देख रहा हूं मैं, उसे देख के दिल टूट जाता है। There is absolutely no control on anything. There is arson, there is riots. इस समय it is the mobs which are controlling everything. कौन इनके पीछे है ये समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक स्टूडेंट अनरेस्ट ऐसा हो जाए ये सोचना मुश्किल है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, ठीक है, शेख हसीना की हट गई है, उसको हटा दिया गया है, पर उसके बाद तो ठंडा होना चाहिए था। पर अभी भी आग उगल रही है, लावा गिर रहा है, और अब तो लूट, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाल के मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि स्टूडेंट्स
कि डिमांड जस्टिफाइड थी, ठीक है, और एक्सेप्ट भी हो जाती, पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। लोग कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट कैसे आएगी जब तक ये लूटिंग, प्लंडर, आर्सन, ये जो दंगेबाजी है, फसाद हो रहा है, ये बंद नहीं होगा। इसको कौन बंद कर सकता है? सिर्फ आर्मी बंद कर सकती है इस समय। पुलिस के ऊपर तो अटैक हो गया है, लोगों को मार दिया गया पुलिस स्टेशन में। सो द ओनली पोटेंट फैक्टर in Bangladesh at the moment is the Bangladesh army, which can bring a bit of sanity in the people and stop these mobs from going around doing what they are doing. हमारा नेबर कंट्री में ये सब हो रहा है, दिल टूट जाता है, क्योंकि हमको हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे रखने हैं, क्योंकि इसमें यही एक एंट्री है, इनको हमारा साथ होना चाहिए। और उसके आगे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट है, उधर से चाइनीज अपना दम लगा रहे हैं। म्यांमार में प्रॉब्लम हो चुका है, और अब हमको डर यह है कि जो एजेंट्स हैं जो ये चीजें करा रहे हैं, इंडिया में ना इन्फिल्ट्रेट कर दें और असम में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। UK, it does not require a mass majority to create problems. आपको अगर टोटल पॉपुलेशन में 3.5% लोग भी रेडिकल बन जाए, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। और आग लगाने में क्या देर लगती है? एक मॉब को, लोगों को भड़काने में क्या देर लगती है? मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को इस समय स्टेप वन करके शांति लानी चाहिए। देयर शुड बी कर्फ्यू इनिशियली, पीपल शुड गो बैक होम, लूटिंग, आर्सन शुड स्टॉप, पीपल शुड गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देम, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, द इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच इज सपोज्ड टू कम कैन टेक ओवर द कंट्री। जैसे कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हालात है मौजूदा, क्या लग रहा है कि इंडिया को भी अलर्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। टू बिगिन विद, एक 71 जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे मिलियंस ऑफ पीपल क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ जेनोसाइड, एंड इंडिया एक्सेप्टेड देम बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कि लोग खामोखा मारे जाएं, औरतों के ऊपर अत्याचार रुक जाए। इतने लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए थे, पूरा असम में घुस गए थे, अमृतसर तक लोग पहुंच गए थे। वैसा सिचुएशन नहीं होना मांगते हम इस समय। मेरे चाहत में हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। और हमारा वल्नरेबल एरिया जो है, वो हमारा वो जो लिटिल नेक है, जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के नीचे पास, वो बहुत नैरो कॉरिडोर है, और चाइना की नाक उसके ऊपर पड़ी है कि किस तरह उसको रोका जाए, बिकॉज उससे अगर कट ऑफ हो गए तो हमारा असम और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो वहां पे। हमारा जो असम के साइड बॉर्डर है वो पोरस है, मतलब पोरस है मीन्स लोग आराम से जा सकते हैं, तो उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। और इस समय में जहां तक मेरा ख्याल है, इंडियन आर्मी को हुक्म मिला हुआ है तैनात होने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया है तैनात होने के लिए, और बॉर्डर्स को काफी स्ट्रांग किया जा रहा है कि अननेसेसरी या इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए और गलत एलिमेंट्स वहां ना पहुंचे। इस तरीके के जो मूवमेंट है जो जहां तक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स अनरेस्ट ऐसा हो जाएगा, मैं सोच नहीं सकता। अब कौन हो सकता है, बड़ा मुश्किल है, लगता है इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, चाइना का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का तो हाथ डेफिनेटली है, बिकॉज पाकिस्तान किसी तरह भी चाहता है कि जो उनके साथ हुआ था, 93,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सरेंडर इन हिस्ट्री, वो ऐसे शर्मिंदा हुए थे। कारगिल के युद्ध में उनकी नाक कटी थी, घुस के हमारे हाइट्स ले रही थी, पर हम लोगों ने
आर्मी ने अपने खून शहीद बलिदान से फिर से वो चीजें कैप्चर की और हिंदुस्तान का झंडा फहराया। हमारी आर्मी तो कभी पीछे नहीं रुकी, हमने अपना पूरा फर्ज निभाया हर जगह। जहां पे भी बोलिए आप, सेचेन में बोलिए, बांग्लादेश में बोलिए, कितने सोल्जर मारे गए बांग्लादेश की आजादी के लिए, कितने लोगों को हाथ पांव कट गए, लंगड़े लूले हो गए। हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हटा। श्रीलंका में जाके उनकी मदद की हम लोगों ने, आईपीकेएफ ने भी बड़ी कैजुअलिटीज खाई, सेचेन ग्लेशियर में इतने लोग मरे। तो हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो बहुत बुलंद आर्मी है और मुझे गर्व से कहता हूं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं। फौजी बेटा तो हूं ही, मेरा दादा भी फौज में था, इंडियन आर्मी में, तो मैं थर्ड जनरेशन हूं इस फौज में। और मेरे साथ मेरे रिश्तेदार हैं उसमें 5 से 7 जनरल इंडियन आर्मी के हैं। दे हैव रिजन टू दोज रैंक्स। मैं एयरफोर्स में एक विंग कमांडर रिटायर हो गया, पर मैंने भी नाम रखा अपना। मैं एक नेट पायलट था। इस समय हिंदुस्तान में नेट्स और अजीत में सबसे ज्यादा फ्लाइंग मेरी है। और ऐसा कौन सा इमरजेंसी है जो मेरे को तहकात हुई है। किन ऑपरेशन में अभी तक आपने है तब से मैं 1971 के युद्ध में लड़ा हूं। उसके बाद मैंने आईपीकेएफ में एक टेन्योर किया है और उसके बाद मैं सेचेन ग्लेशियर जब शुरू हुआ था, जब सेचेन की लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय मैं उधमपुर में था, एडवांस हेडक्वार्टर्स जेएनके में एयर मार्शल सिकंद का स्टाफ ऑफिसर था। तो काफी फ्लाइंग हमने उस एरिया में की थी, हेलीकॉप्टर में जाके रेकी वगैरह की थी। शुरुआत हुई थी सेचेन ग्लेशियर की। मेरे फादर ने बांग्लादेश की लड़ाई में ढाका लिबरेट किया, लिबरेटर ऑफ ढाका। उसके पहले 65 में की लड़ाई में उन्होंने हाजीपीर कैप्चर कराने में उनका पूरा सहयोग था। उनको उस लड़ाई में अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। उसके पहले बर्मा में उन्होंने नाइट वगैरह में पैराट्रूपर से जंप किया। तो वो उनके भी बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर था। परिवार में बहुत लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा बहुत की है। तो लग रहा है सर बांग्लादेश का जो अभी मौजूदा हालात है, भारत को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी नेबरिंग कंट्री है उसका असर तो भारत में पड़ता ही है सर। एब्सोल्युटली राइट सर। देखिए, हमारी नेबर कंट्री है, पर हमें देख के भरना चाहिए। हमें हालात देख के, पर हमको बना के रखनी है अपने नेबर के साथ। हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट है उसमें। हमारी कई एजेंसीज जाके वहां पे उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं, टाटाज ने, ये वो बड़ी बड़ी एजेंसी है। हमारे इतने बिजनेस चलती है, हमारी ट्रेड उनके साथ भी है और उनसे हमारा ट्रेड है। अभी पेट्रोपोल बॉर्डर पे कितने ट्रक में सामान सड़ रहा है बिकॉज रोड नहीं खुली है। तो हमको अपने नेबरिंग स्टेट के साथ, देश के साथ बना के रखना बहुत जरूरी है। नहीं बनाएंगे तो एजेंट्स वहां पे घुस जाएंगे, वहां से इंसाइट करके आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग बांग्लादेश से असम के थ्रू म्यांमार की तरफ चली जाएगी। बांग्लादेश से आर्म्स डाल के हमारे जो इंसर्जेंट्स इस समय मणिपुर में हैं, नागालैंड में हैं, आगे हैं, वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इंटरनेशनली अगर क्या लगता है यूएन को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इस तरह से? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात, यूएन तो बहुत बड़ी चीज है, पर हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट है। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो किसी तरह वहां पे रीजन में आके पूरा सी कंट्रोल कर ले। चाइना का इंटरेस्ट है कि उनको कोई बेस मिल जाए वहां पे। इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद, समझे ना? तो इसमें ये दोस्त देश तो एकदम इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि किस तरह अनरेस्ट करके उनको दिखाया जाए या इंडिया को डाउन करने की कोशिश की जाए। इंडियन इकोनॉमी पे हाथ। इस समय बांग्लादेश की इकोनॉमी उड़ रही थी, अब बिल्कुल ठप हो जाएगी। पाकिस्तान इज डाउन इन द डंप्स इन एनी केस। उनकी तो बुरी हालत है। अब इस अनरेस्ट के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के बाद, बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी तो हिट लगेगा। जो प्रोग्रेस कर रहे थे वो प्रोग्रेस रुक जाएगा। जो तोड़ फोड़ हुई है उसको फिर बनाना पड़ेगा।
तो सिचुएशन इस समय हमको तो वेट एंड वॉच करना है और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ हमको अच्छा रिश्ता रखना है क्योंकि हमारा नेबरिंग देश है। शेख हसीना जी आए भारत में अपने आप भारत अब वो वर्ल्ड पावर के अगर देखा जाए तो कितने बड़े गणतंत्र हमारे जो लोग कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक तौर पे अगर भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व इसमें अपना ऊपर आ चुका है तो ये बड़ा मैसेज भी कह सकते। देखिए, शेख हसीना के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर अपना हाउस छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर में से निकलना पड़ा वहां से और वहां से फ्लाई आउट करना पड़ा। सबसे सेफ उनके पैसेज उनके लिए इंडिया था। इस समय जहां तक खबर आ रही है अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है और इंग्लैंड जहां पे वो पहले सुरक्षित थी वहां पे जब 71 में थी वो डामाडोल कर रहे हैं। पर अगर अमेरिका ने ना कर दिया तो जहां तक मेरा ख्याल है इंग्लैंड भी उनको वहां पे इजाजत नहीं देगा। अब रहा कहां तो उनको सोचना है। अभी फिलहाल हमने एक पनाह दी है उन्हें, ये टेम्पररी है रहे, क्योंकि देखिए जो भी हो अगर वो इंडिया में रहेंगी तो इसका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पे जरूर पड़ेगा। हमको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ बना के रखना पड़ेगा, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हमारे इंटेलिजेंस को क्या लगता है कि और भी ज्यादा अलर्ट बात ही नहीं है, हमको तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। चैलेंज है बड़ा इंडिया के लिए। ऐसा तो कोई चैलेंज नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से। लेट मी बी वेरी अश्योर विद यू, ये अनरेस्ट से ये हमारे देश में तो नहीं आ सकते, पर यहां पे अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाए या आईएसआई एजेंट्स अपने एजेंट्स को और प्लांट कर दे या 3.5% रेडिकल्स जो हैं जो गंध फैला सकते हैं वो एक दही के अंदर बैक्टीरिया की तरह है, वो किसी भी दूध को खराब कर सकते हैं। तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बारी स्टेबिलिटी आ जाए, वी विल बी हैप्पी, they will be happy, the world will be a happier place to live in. We have to wait and watch, but we have to side. Whichever government comes there, we have to adjust our foreign policy with them. We have to keep up good relations with Bangladesh.